हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त चेतन। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पर जिसका नाम है लाइफ इज एंजॉय। यहाँ पर हम कुछ चुनिंदा लोगों की ट्रैवल की कहानियों की पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं। हमारे साथ हैं पिछले एपिसोड से जुड़े हुए गौरव शर्मा। इनका नाम बहुत ही कॉमन, लेकिन इनके कारनामे उतने ही अनकॉमन। पिछले एपिसोड में गौरव ने बताया था कि वो 6 महीने के लिए साउथ अमेरिका की रोड ट्रिप पर गए थे। जाते जाते उन्होंने ये भी बताया कि इस ट्रिप के दौरान उनको कुत्ते ने काट लिया था, एक्सीडेंट हुआ बाइक का कई बार, और वो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जंगलों में जाकर आदिवासियों से भी मिले थे। तो गौरव जी, आपका स्वागत है। और बताइए, इस बार आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं अपनी कहानियों के साथ? नमस्कार चेतन। तो सबसे पहले मैं हमारे श्रोताओं को शुक्रिया कहना चाहूँगा जो उन्होंने हमें अपना समय दिया, हमारा पॉडकास्ट सुना और हमें अपना बेशकीमती फीडबैक भी दिया। फिर अगर आज के एपिसोड की बात करें तो हम सबसे पहले चलेंगे इस दुनिया के एक वीरान कोने में जो साउथ अमेरिका मेनलैंड से भी कुछ 4000 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत आइलैंड, ईस्टर आइलैंड। उसके बाद हम बात करेंगे मोटरसाइकिल पर पहले कुछ दिन सेंट्रल चिली में कहाँ कहाँ गए, कैसे शुरुआत हुई सेंटियागो से और कैसे हम वहाँ से पेटागोनिया पहुँचे। इनिशियली तो मेरा कोई प्लान नहीं था ईस्टर आइलैंड जाने का, वो वहीं पहुंच के एक इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप बन गया। तो प्लान करते वक्त मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, एक तो ईस्टर आइलैंड्स के बारे में और एक गलपागोस आइलैंड्स के बारे में जो इक्वाडोर में है और बहुत ही खूबसूरत है। बट प्रॉब्लम वो थी कि दोनों ही जगह की टिकट्स बहुत ही महंगी थी और हम तो भैया बजट ट्रैवलर, तो वहाँ 4-5 दिन के लिए इतने पैसे खर्च करना कोई सेंस नहीं बना रहा था। मगर किस्मत ने हमेशा की तरह साथ दिया। तो साउथ अमेरिका पहुंचने के बाद मेरा प्लान था कि ऐसा 10-12 दिन सेंटियागो में ही रहेंगे और उसके बाद बाइक से साउथ की तरफ निकलेंगे। तो वहीं हॉस्टल में चिल कर रहे थे तो एक लड़की ने बताया कि नेक्स्ट डे से ईस्टर आइलैंड पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है, तपाती फेस्टिवल, वो शुरू हो रहा है। तो मैं ऐसी रैंडम फ्लाइट्स देखने लगा और फेस्टिवल के टाइम रिटर्न टिकट्स होती हैं कुछ $1200-1400 की, मगर गूगल फ्लाइट्स पे वो दिखा रहा था $180। तो मैं ऐसे ही टेस्ट करने के लिए लिंक पे पहुंच गया और फिर पेमेंट पेज आया तो मैंने पेमेंट भी कर दिया और फ्लाइट कंफर्म भी हो गई अगले दिन की। और अगर वही सेम फ्लाइट आप एयरलाइन की वेबसाइट पर जाके देखो तो कुछ $1200 की दिखा रहा था। फिर मैंने उस लड़की को बताया, मगर जब वो फ्लाइट टिकट बुक कराने लगी तो वो वापस $1200 दिखाने लगा। तो इन दी एंड वो तो नहीं जा पाई, मगर उसकी वजह से हम जरूर चले गए ईस्टर आइलैंड। तो लक बाय चांस ने एक बार फिर आपका साथ दिया। ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात ही लगी हुई थी आपकी इस ट्रिप के पीछे। ईस्टर आइलैंड, ये नाम से बहुत ही मिस्टीरियस साउंड कर रहा है। तो कुछ बताएं इसके बारे में कि क्या जगह है, ये कैसी जगह है? जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या किया वहां पर? तो चेतन, ईस्टर आइलैंड एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है और अपनी रिमोट लोकेशन के अलावा वो हिस्ट्री और मिस्ट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो ईस्टर आइलैंड कुछ 160 स्क्वायर किलोमीटर का है और उदाहरण के तौर पे साउथ दिल्ली 250 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो अगर आप साउथ दिल्ली से एक्सेंट वाला पार्ट हटा दें तो समझ लीजिए उतना बड़ा है ईस्टर आइलैंड। फिर वहाँ पे एक मेन टाउन है हंगारोवा, उसी के बाहर एक एयरपोर्ट है, एक मार्केट है, एक फुटबॉल फील्ड है, कुछ होम स्टेज हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। छोटा सा ही शहर है, आप पैदल कहीं से भी कहीं जा सकते हो। फिर भी मैंने वहाँ पे स्कूटी रेंट कर ली 2500 पर डे पे। वहाँ जाके ऐसा गोवा वाला फील आ रहा था तो लगा कि भाई स्कूटी तो होना चाहिए, भले महंगी है। बाकी वहाँ पे एक डेड वॉल्केनो है, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत। ऐसे चिल्लाओगे आप ऊपर से तो मस्त आवाज़ इको करती है। और वॉल्केनो के अंदर एक फ्रेश वाटर लेक भी है। और नॉर्मली आइलैंड पे आप इमेजिन करोगे कि बहुत सारे बीच होंगे, मगर सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे यही लगा कि वहाँ पे सिर्फ एक ही बीच है जो बहुत ही छोटा सा है मगर बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे किनारे बहुत हैं मगर बीच एक ही है। फिर वहाँ पे जो सबसे फेमस चीज़ है वो है माओई स्टैचूज़, जो काफ़ी आइकॉनिक है। आपने फ़ोटोज़ वॉलपेपर्स देखे होंगे काफ़ी। तो पूरे आइलैंड पे करीबन 900 स्टैचूज़ हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे रखी हुई हैं। और ऑन एन एवरेज ये 13 फीट बड़ी होती हैं और कुछ 14-15 टन की होती हैं। तो जो सबसे बड़ा मिस्ट्री है आइलैंड का वो ये है कि इतनी सारी स्टैचूज़ जो इतनी बड़ी हैं और भारी है वो पूरे आइलैंड पे अलग अलग जगह वहाँ के लोग कैसे उठा के ले गए। और ये बात है कुछ 500-600 साल पुरानी। तो इस पे अलग अलग थ्योरीज हैं। जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये है कि स्टैचूज को किसी बड़े से स्ट्रक्चर पर रख के ऐसे फट्टे टाइप्स और नीचे बहुत सारे वुडन लॉग्स रख दिए और धीरे धीरे ऐसा रोल करके ले गए। बाकी जो वहाँ के लोकल बड़े बूढ़े बिलीव करते हैं वो ये है कि स्टैचू खुद ही अपने आप चल के गई, वो भी आत्मनिर्भर थी। और एक थ्योरी ये भी है जो इंटरनेट पे काफ़ी पॉपुलर है कि एलियंस ने ये स्टैचू बनाए हैं। हो भी सकता है वो सच हो।
मगर लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं जिनको रापा नुई कहते हैं, उन्हीं लोगों ने ये बनाए हैं। और ये उनके रापा नुई पूर्वज जो थे, जो उनके ट्राइब के हेड्स थे, चीफ्स थे, उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा ईस्टर आइलैंड पे हैबिटेशन कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से लोग पहुँचे, ये भी एक मिस्ट्री है। और जो मोस्ट बिलीव थ्योरी है उसके हिसाब से जो सबसे पहले वहाँ लोग पहुँचे वो मेन साउथ अमेरिका से भी नहीं पहुँचे, वो फ्रेंच पॉलिनेशिया से पहुँचे। ऑल्दो वो शायद फ्रेंच तो नहीं होगा क्योंकि फ्रेंच लोग तो उस समय आर्ट बना रहे थे, बट जो भी वो वाली जगह है, जो ऐसा इंटरनेशनल डेट लाइन पर रैंडम पिंपल जैसे आइलैंड्स नहीं दिखते, वो वाली जगह, वहाँ से पहुँचे। तो सोचो, वहाँ अचानक से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि छोड़ो बे, बोर हो रहे हैं इस आइलैंड पे, ऐसा लग रहा है क्वारंटीन हो गए हैं, चलो नाव से चलते हैं कहीं दूर। और वो भी ऐसी लोकेशन पे जहाँ 1500 किलोमीटर रेडियस पे किसी भी डायरेक्शन में आप जाओगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। वो भी 1000 साल पहले, जीपीएस भी नहीं होता था तब, और ऐसा चप्पू मार मार के आप पहुँच भी गए कहीं, और वहाँ पे आपने ज़िंदगी भी बसा ली। ये होता है असली वांडरलस्ट। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे थे कि इस वॉन्डरलस्ट शब्द के कुछ मायने रह गए हैं या नहीं। तो ऐसा लगता है कि 5वीं सदी में, 10वीं सदी में, 13वीं सदी में तो शब्द के मायने थे, क्योंकि लोग ऐसे ही मुंह उठाकर कहीं भी एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते थे। आपने स्टार्टिंग में बताया कि ईस्टर आइलैंड में एक तपाती नाम का फेस्टिवल होता है, तपाती फेस्टिवल। तो उससे मुझे याद आया कि हिंदुस्तान में, इंडिया में, हमारे यहाँ होता है चपाती फेस्टिवल, जहाँ पर यह देखा जाता है कि किसकी चपाती कितनी गोल है। और अभी तो लॉकडाउन में ये फेस्टिवल काफ़ी चल रहा है। तो तपाती फेस्टिवल के बारे में बताएं कि वहाँ पर उस फेस्टिवल में क्या होता है, आपने क्या देखा और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैं तपाती फेस्टिवल के समय पे ईस्टर आइलैंड गया था। तपाती फेस्टिवल एक एनुअल फेस्टिवल है जो लोकल रापानुई लोगों का कल्चर सेलिब्रेट करता है। तो 2 हफ्ते का फेस्टिवल होता है, उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू म्यूज़िक टू आर्ट टू हैंडीक्राफ्ट वाला चीज़ें। सभी लोग अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में घूमते रहते हैं पूरे आइलैंड पे, जो काफ़ी छोटे होते हैं। मैंने तो पहले 2 ही दिन अटेंड किए थे फेस्टिवल के। तो उसमें कुछ ओपनिंग सेरेमनी थी, गाना बजाना था, कुछ खाने के स्टॉल्स वगैरह थे, और अगले दिन एक ट्रायथलॉन रेस थी। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा 3 फेजेस होते हैं। पहले में आपको एक छोटी सी बाम्बू बोर्ड पे ऐसे तैर के जाना होता है। उसके बाद आप वहाँ पे फिनिश लाइन पे पहुँचते हो तो आपके कंधे पे 20 किलो केले रख दिए जाते हैं, तो वो लेके आपको भागना होता है ऐसे एकदम श्रवण कुमार टाइप। उसके बाद आप फिनिश लाइन पे पहुँचते हो तो फिर थर्ड पार्ट होता है रेस का, जिसमें आपको स्विमिंग करके फाइनल फिनिश लाइन पे पहुँचना होता है। फिर जो जीतता है उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। वहाँ पे एक और रेस होती है जो काफ़ी रिस्की होती है। उसमें ऐसा पहाड़ के ऊपर आपको केले की पेड़ की स्लेज बना के दे दी जाएगी, और फिर उस पर बैठा दिया जाएगा और ऐसे 45 डिग्री एंगल पे नीचे फेंक दिया जाएगा, एकदम जैसे तकेशी कासल में नहीं होता था वैसे ही। तो ये जो पूरा फेस्टिवल है, इसका एक पॉइंट है, ऑब्वियसली कुछ तो पॉइंट होगा फेस्टिवल का। तो इसमें हर साल आइलैंड पे एक क्वीन बनती है। तो ऐसा 2 क्लैंस में बट जाते हैं लोग, जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो एक एक क्लैन सपोर्ट कर लेते हैं, और अपने अपने क्लैन से वो एक क्वीन को नॉमिनेट करते हैं। फिर दोनों ही क्लैंस के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और एंड में जो फाइनल टैली होती है उसमें जो क्लैन जीता होता है उसी की रानी बनती है। आपने बताया कि वहाँ के फेस्टिवल में 2 क्लैन बढ़ जाते हैं और गेम्स होती हैं और एंड में एक क्लैन जीत जाता है। तो मुझे जोश पिक्चर की याद आ गई, जिसमें भी 2 क्लैन्स थे और एंड में ईगल गैंग, शाहरुख खान वाला, वो जीत जाता है। ईस्टर आइलैंड में आपने फेस्टिवल एंजॉय करा, वहाँ के इंडिजिनियस लोगों से भी मिले, 4-5 दिन वहाँ पर रहे आप। तो वापस आने से पहले वहाँ से आपने और क्या देखा वहाँ पर, और क्या एक्सपीरियंस किया। फिर मैं ईस्टर आइलैंड से वापस सेंटियागो आया, तो ओवरऑल मेरा 5 दिन का ट्रिप था, और फ्लाइट्स मिला के मेरा $500 से कम खर्च हुआ, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। फिर कुछ दिन मैं सेंटियागो में ही था एक मोटरसाइकिल हॉस्टल में, वहाँ और राइडर से मिला। कोई राउंड ओवर ट्रिप कर रहा था, कोई अलास्का से अर्जेंटीना कर रहा था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, उनसे काफ़ी टिप्स मिली और कुछ नई जगहों के बारे में पता चला जहाँ बाइक पे जा सकते हैं। और ओवरऑल सेंटियागो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, काफ़ी चिल वाइब्स हैं शहर की। वहाँ पे मेरी एक दोस्त भी बनी, डेनियाला, जिसने इंडिया में काफ़ी टाइम बिताया हुआ था। तो वो क्लासिकल डांसर थी और वहाँ पे लोगों को कथक सिखाती थी। तो काफ़ी अचंभित हुआ मैं जान के कि चिली में लोग कथक कर रहे हैं। फिर उसने मुझे अपने एक दोस्त से भी मिलवाया, वो भी ऐसा लोकल चिली का ही था, और वो वहाँ पे भांगड़ा टीचर था। मैं तो हैरान ही था कि भाई कुछ भी हो रहा है दुनिया में। खैर फाइनली और एक हफ्ते बाद मैं सेंटियागो से निकल ही गया,
और फिर शुरू हुआ हमारा मोटरसाइकिल का सफ़र। तो पहला स्टॉप था वलपाराइसो, जो कुछ 1 घंटा ही दूर है सेंटियागो से और कोस्ट पे है। मगर मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि पहला ही दिन था साउथ अमेरिका में, और मैं काफ़ी कॉन्शियस था कि कहीं भाई हॉर्न ना बजा दूँ, कहीं रॉन्ग साइड ना चला दूँ, कहीं रेड लाइट ना तोड़ दूँ, और ऊपर से वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव भी था। फिर मैं रास्ता भी भटक गया, तो कुछ कुछ करके मैं काफ़ी लेट पहुँचा और वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। फिर वहाँ अंधेरे में मैं बाइक पे सामान लेके पहुँचा तो वहाँ काफ़ी लिट सीन, ऐसा रोड पे ही लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं। और वलपाराइसो काफ़ी फेमस है नाइट लाइफ के लिए। इनफैक्ट साउथ अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट लिट सिटीज़ भी कहते हैं आप उसे। एक तरफ समुंदर है और दूसरी तरफ छोटे छोटे पहाड़ हैं, और सारा शहर उन्हीं पहाड़ों पे है। ऐसी पतली पतली गलियां हैं ऊपर नीचे एकदम, और सारा जो आर्किटेक्चर है वहाँ का वो काफ़ी कलरफुल है। इनफैक्ट वलपाराइसो में जो सबसे फेमस चीज़ है वो है ग्राफिटी आर्ट। ऐसा हर घर के आगे आपको एक ट्रिपी सी ग्राफिटी दिखेगी। तो वहाँ करने को तो यही है, बस निकल जाओ उन गलियों में, खो जाओ कहीं, बैठ के बियर पी लो, और रात को तो पूरा शहरी पार्टी सीन है। फिर वलपाराइसो से मैं निकला सेंटा क्रूज की तरफ, जो कुछ 3 घंटे ही दूर है। और सेंटा क्रूज एक छोटा सा टाउन है जो चिली के वाइन रीजन में आता है। तो चिली और अर्जेंटीना की वाइन्स काफ़ी फेमस हुई हैं स्पेशली पिछले कुछ सालों में। और ये जो पूरा रीजन है सेंट्रल चिली और सेंट्रल अर्जेंटीना में, ये जोग्राफिकली काफ़ी सूटेड है वाइन प्रोडक्शन के लिए। स्पेशली चिलियन साइड पे सेंटा क्रूज की एक साइड पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कुछ 5,000 6,000 मीटर ऊंचे, और दूसरी साइड पे कोस्ट है, और ये पूरा रेन शैडो एरिया है। इस वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो एकदम परफेक्ट होता है वाइन बनाने के लिए। अगर आज की डेट में आप किसी भी ठेके पे जाएंगे गुड़गांव में, तो आपने देखा होगा कि चिलियन वाइन्स हर जगह अवेलेबल है। इनफैक्ट मुझे याद है आप हमारे घर पे न्यू ईयर पार्टी में तिमालो लेकर आए थे, जो चिलियन वाइन है एक। और यहाँ पे वाइन्स कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती है कंपेयर टू फ्रेंच और स्पेनिश वाइन्स, जबकि इनकी क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और चिली में जहाँ पे पानी की बोतल आपको 150 रुपये की मिलेगी, वहाँ पे आपको एक बढ़िया वाइन कुछ 200-300 रुपये में मिल जाएगी। तो सेंटा क्रूज में मैं 2 ही दिन था। वहाँ पे एक वाइन टूर लिया, और शाम को पास ही में एक शहर है, उसका नाम थोड़ा फनी लग रहा था, उसका नाम था लॉल। तो वहाँ चला गया, और वहाँ पे शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सनसेट भी देखा। पता नहीं वाइन का असर था या सही में इतने सारे रंग दिख रहे थे, बट मज़ा बहुत आया। जी हाँ, काफी अच्छी याददाश्त है आपकी कि आपको याद है कि मैं न्यू ईयर पार्टी में कौन सी वाइन लेकर आया था। रंगों की अगर बात करें तो लॉकडाउन 4 चल रहा है, नए रंगों वाला, अनेक रंगों वाला। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नए रंगों वाला नया लॉकडाउन होगा। खाने की अभी तक हमने बात नहीं करी। हम सुनते रहते हैं इटालियन कुजीन के बारे में, फ्रेंच कुजीन, मुगलई कुजीन, लेकिन कभी हमने साउथ अमेरिकन कुजीन्स के बारे में नहीं सुना। चिलियन कुजीन हो, अर्जेंटीनियन कुजीन हो, ब्राजीलियन कुजीन हो, तो कुछ बताएं हमें उसके बारे में। आपका खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि श्रोता जानना चाहेंगे चिलियन कुजीन के बारे में, जिसके बारे में काफी कम नॉलेज है। श्रोताओं को तो छोड़िए, मुझे तो लगता है कि चिली के लोगों को भी ज़्यादा नहीं पता अपने खाने के बारे में। तो मैं अगर एक शब्द में चिलियन खाने को डिस्क्राइब करूं, तो चिली का खाना एकदम टट्टी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वहीं के लोगों ने मुझे बोला कि भाई हमारा खाना तो बहुत टट्टी है। और उन्होंने अपने एंड पे ज़्यादा कुछ एफर्ट ही नहीं मारा खाने में इनोवेशन लाने का। वहाँ पे लोग रोज़ 2 ही चीज़ें खाते हैं, हैमबर्गोसा जो होता है हैमबर्गर, और सैंडविचेस। और ये बड़े बड़े बर्गर और सैंडविच जो एक नॉर्मल होमोसेपियन तो ख़त्म ही नहीं कर सकता। और उसमें स्पाइसेस तो छोड़ो, नमक भी नहीं होता। और जो वहाँ का अनऑफिशियल नेशनल फूड है वो होता है कम्प्लीतोस, जो बेसिकली एक हॉट डॉग होता है, उसके ऊपर पेल के मेयोनेसा डाल देते हैं। मेयोनेसा इज़ मेयोनीज और अवोकाडो। और वो इतना मैसी होता है कि अगर आपकी दाढ़ी मूंछ हो तो आप पब्लिकली तो नहीं खा सकते। तो मैंने एक लोकल भाई से पूछा कि भाई ये सब तो बड़ी जेनरिक और ग्लोबल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा बताओ जो चिलियन हो। तो कहता है चोरियाना ट्राई करो, बेस्ट चिलियन फूड है। तो मैंने जाके रेस्टोरेंट में चोरियाना ऑर्डर किया। वो तो काफ़ी फर्जी आइटम निकला। ऐसा आधा किलो फ्रेंच फ्राइज, उसके ऊपर बहुत सारा मीट, उसके ऊपर 2 हाफ फ्राई। ये किस टाइप का खाना है भाई। और वहाँ क्वांटिटी का तो गजब ही सीन है। पहले 2-3 हफ्ते तो मैं कोई भी मील ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था, और भाई मैं बहुत खाता हूँ। मगर वहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो थी मिशेलादा। ऑल्दो उसका ओरिजिन मेक्सिको है शायद, मगर वो पूरे साउथ अमेरिका में आपको मिलेगी। तो मिशेलादा इज़ बेसिकली स्पाइसी बियर। वो लोग क्या करते हैं, बियर में नींबू और मिर्ची डाल देते हैं, पता नहीं गुड लक के लिए करते हैं या स्वाद के लिए, पर वो इतना बढ़िया आइटम है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बियर को और भी बढ़िया बना सकते हो। काफी इनोवेटिव चीज बताई आपने ये, और काफी अच्छी होम टिप भी। स्पाइसी बियर जिसके अंदर आप नमक, मिर्च और नींबू डाल सकते हैं। तो जो लोग अभी घर पर हैं, लॉकडाउन में हैं, जिनके पास बियर है,
जो जाकर लाइन में खड़े होकर बियर लेके आ चुके हैं वो ये टिप घर पे ट्राई कर सकते हैं। नींबू, मिर्च और नमक डालकर बियर को पी सकते हैं। इसको मसाला बियर भी कह सकते हैं हिंदुस्तान में। तो इस बीच आप बता रहे हैं कि खाने की बहुत दिक्कत आई, स्पाइसी फूड भी मिल रहा था आपको, तो क्या आपको घर के खाने की याद आई? तो मैं अपने साथ काफ़ी मसाले कैरी कर रहा था, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, सभी कुछ। 1 किलो अरहर की दाल भी ले गया था। तो हफ्ते में एक बार मैं कुकिंग कर लेता था कि टेस्ट बड्स भाई जिंदा रहे। साथ में मैं 4 पैकेट चाय भी ले गया था, तो रोज़ सुबह सुबह चाय बना लेता था। इनफैक्ट मुझे याद है ईस्टर आइलैंड में मैं सुबह सुबह उठ के चाय बना रहा था, तो होम स्टे वाली आंटी काफ़ी सरप्राइज थी कि भाई ये क्या नया आइटम आया है। उनको भी पिलाई मैं, वो तो फ्लिप हो गई। तो ईस्टर आइलैंड पे भी अगर आपको चाय मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। लाइफ इज़ इंजॉय। बिल्कुल ठीक, लाइफ इज एंजॉय, यही मंत्र और तंत्र है हमारे चैनल का भी, और लग रहा है कि आपकी लाइफ का भी। तो ईस्टर आइलैंड से आप वापस आए, चाय पी, घर का खाना मिस किया। इसके बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर आप कहाँ चल पड़े? किस तरफ बढ़ी आपकी गाड़ी? फिर सेंटा क्रूज से मैं निकला तो मेरा टारगेट था कि 1-2 दिन में मैं पैटागोनिया एंटर कर जाऊँ। पहले तो हाईवे की जगह मैंने कोस्ट के पास वाली रोड ले ली। मुझे लगा व्यूज़ अच्छे होंगे। मगर चिली की रोड प्लानिंग थोड़ी अजीब है। ऐसा 200 किलोमीटर कोस्टल रोड थी और उसमें कहीं भी समुंदर ही नहीं दिखा। तो वापस मैं मेन हाईवे पे आ गया, और जैसे ही मैं हाईवे पे पहुंचा तो मेरी बाइक रिजर्व में आ गई। और ये मेरा पहला दिन था जब मैं लंबा मोटरसाइकिल चला रहा था पूरे दिन। तो इंडिया में आप अगर हाईवे पे हो और पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप क्या करोगे? अगला जो पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे जाके भरा लोगे। और जनरली ऐसा 5-10 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा, स्पेशली मेन हाईवेज़ पे। बट चिली में अलग ही सीन है, पेट्रोल पंप ही नहीं मिलते। तो मेरी बाइक रिजर्व में कुछ 60 किलोमीटर चलती है, और भाई पूरे 60 किलोमीटर हो गए, कहीं पर पेट्रोल पंप ही नहीं आया। तो मैं तो फंस गया। फिर एक रैंडम आदमी ने मुझे धक्का मारते हुए देखा, कुछ कुछ बोला वो स्पेनिश में। तब तक मुझे 3 ही वर्ड आते थे, होला, मुचास ग्रासियस और डेस्पासीतो। इसके अलावा तो कुछ आता नहीं था। तो बट साइन लैंग्वेज में समझ में आ गया कि वो कह रहा है भाई ठंड रखो, मैं भी कुछ करता हूँ। तो थोड़ी देर मैंने वहाँ पे वेट किया। वो भाई मस्त 5 लीटर वाला कैन लेके आया, उसमें फुल पेट्रोल था, साथ में वो प्रॉपर बिल भी लेके आया। तो ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक शुरुआत थी कि आने वाले दिनों में बहुत चीज़ें हुई मेरे साथ, जहाँ पे मेरी डिपेंडेंसी ऐसे रैंडम लोगों पे थी, उनके काइंडनेस पे थी। उसी वजह से मेरा ट्रिप पूरा हुआ। और एटलीस्ट शुरुआत में ये पता चल गया कि भाई थोड़ा प्लान करके चलना पड़ेगा आपको कि अगला पेट्रोल पंप कहाँ है, ऐसे रैंडमली नहीं जा सकते। खैर मैं फाइनली सदर्न चिली एंटर किया और पूरा माहौल ही बदल गया। तो अभी तक जो टेरेन था वो काफ़ी बोरिंग था, काफ़ी फ्लैट था। मगर साउथ चिली आप एंटर करते हो ऐसा चिलियन लेक डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे कुछ 12 मेजर बड़े लेक हैं और बतेरे छोटे छोटे लेक हैं। और ऐसे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, तो काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। तो वहाँ ऐसे रैंडम कोई भी रोड ले रहा था मैं, और इतना मज़ा आ रहा था। ऐसा सारी सड़कें खाली, मौसम भी खूबसूरत और काफ़ी सुंदर सीनरी। ऐसा लग रहा था आप ऐसा वॉलपेपर के अंदर बाइक चला रहे हो। तो वहाँ रोज़ मैं एक लेक पकड़ लेता था कोई, और वहीं पे रुक जाता था रात को। मगर उस समय पीक समर सीज़न चल रहा था चिली में, तो होटल्स मिलने में बहुत फाइट आ रही थी। तो एक दिन तो एक जगह लेट नाइट पहुंचा मैं, तो होटल नहीं मिल रहा था। तो एक आदमी ने बोला कि हमारे गार्डन में टेंट लगा लो अपना। तो एक दिन वहीं पे सो गया। फिर 2 दिन किसी ने ऐसे एटिक में सोने की जगह दे दी, जैसा इंग्लिश मूवीज़ में नहीं दिखाते, ऊपर जगह होती है जहाँ पे रात को भूत आता है, वो वाला। बट बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। तो हाँ, ओवरऑल अच्छी शुरुआत थी पैटागोनिया में। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि बैकपैकिंग ट्रिप चल रही है, मगर फाइनली साउथ चिली पहुँच के ऐसा लगा कि भाई ये तो एक एडवेंचर है। तो एडवेंचर की बात करी आपने, तो आपसे जानेंगे अगली बार कि ये किस तरह के एडवेंचर थे और कहाँ बढ़ा आपका काफिला आगे। तो गौरव जी, जाने से पहले आप बताएं कि अगले एपिसोड में अगली बार हम किस तरह की कहानियां एक्सपेक्ट करें, कौन से किस्से सुनाने वाले हैं आप? आई थिंक अगला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम चिलियन पैटागोनिया की बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में, जहाँ पे हम पहुँचे कारातेरा ऑस्ट्रल, जिसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड ट्रिप्स भी कहते हैं दुनिया की। और वहाँ पे हमारे साथ हुए काफ़ी एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स भी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर हफ्ते आप तक एक नया एपिसोड लेकर आएँ। बिल्कुल ठीक। जो लोग हमारे साथ दोबारा जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो श्रोता हमें पहली बार सुन रहे हैं उनका शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कुछ और किस्से, क्योंकि कहानियां और किस्से यही तो रह जाते हैं सबके हिस्से। शब बखैर।